नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य डीएल सुरेश। ज्ञान गंगा बिसलपुर के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल के वीडियो में हमने संधि के विभिन्न प्रकार के प्रकारों को पढ़ा, जिसमें अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि पढ़ी थी। लेकिन उसके अंतर्गत विस्तृत अध्ययन हम आज करेंगे। अच संधि के अंतर्गत कौन कौन सी और संधियां होती है, उप संधियां, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहली संधि है अच संधि। अच संधि का उपनाम भी आपने सुना होगा, समझा है पहले वाले वीडियो में, तो उसका नाम है स्वर संधि। एक बार मैं वापस आपको बता दूं कि इसको स्वर संधि क्यों कहते हैं। क्योंकि इसके अंतर्गत अ से लेकर के च तक के ही वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से इसको अच संधि के नाम से जानते हैं। और अ से लेकर के च तक आने वाले सभी वर्ण स्वर की संज्ञा वाले वर्ण हैं। इसी कारण से उन्हीं अच को स्वर का नाम प्रदान किया गया, स्वर संधि के नाम से इसको पहचाना गया। देखिए विद्यार्थियों, अच के अंतर्गत सबसे पहले आपने देखा अ, ई, उ, री और द्री। ये 5 वर्ण है, अ, ई, उ, री और द्री। ये 5 वर्ण अ, ई, उ, री और ली, ये 5 वर्ण है। और इन 5 वर्णों की 2 संज्ञा होती है। एक तो ये आप देख रहे हैं, दूसरी संज्ञा होती है आ, ई, उ, री और ली। यानी ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। इनको तो हम कहते हैं ह्रस्व, इनको कहते हैं दीर्घ। इनको कहते हैं ह्रस्व और इनको कहते हैं दीर्घ। अब देखिए, ह्रस्व और दीर्घ, जब ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, जिस संधि में कहीं ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर हो और वह मिलकर के दीर्घ स्वर बन जाते हो, तो उसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या नाम बताया उसका? दीर्घ संधि। महेश्वर सूत्र का सबसे पहला पाठ अ, ई, उ, री, द्री। और अ, ई, उ, री, द्री 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ प्रकार से। अ, आ, ई, उ, री, ली, ली, इस प्रकार से। जब धन के पहले भी ह्रस्व आए और धन के बाद में भी समान वर्ण ह्रस्व आए, तो दोनों मिलकर के जब दीर्घ बढ़ जाते हैं, ऐसी संधि को हम दीर्घ संधि के नाम से पहचानते हैं। इसका एक सूत्र भी है, अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। देखिए मित्रों, अकः आपने महेश्वर सूत्र में पहले पढ़ा होगा। अकः यानी अक, अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री, ली और इसके बाद क हलंत होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रत्याहार के अंतर्गत अंतिम हलंत वर्ण को गिना नहीं जाता। जैसे अ, ई, उ के बाद न आता है लेकिन न हलंत है, इसी कारण से इसको नहीं गिना जाता है। तो यहां पर बात करेंगे कि अक के बाद में सवर्ण आए, अक के बाद में अक के परे सवर्ण आए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। बस छोटा सा याद रखना है, 3 शब्द खाली याद रखने हैं, आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट होगी। वो कैसे? देखिए, अक के बाद में सवर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। यानी धन हो और धन में पूर्व में अक आए और
बाद में भी अक आए, लेकिन अक कैसा हो, सवर्ण हो। सवर्ण अक। अब देखिए यहां पर इस अक के अंतर्गत अ, ई, उ, री और ली कब हो, धन से पहले। धन के बाद में भी अक हो और अ, ई, उ, री और ली आए। देखिए मित्रों, शरत रखिए इसमें सवर्ण, सवर्ण। अच्छा, इसमें क्योंकि इनकी और इन दोनों की दीर्घ ह्रस्व दीर्घ की संज्ञा होती है, तो यहाँ पर ह्रस्व भी हो सकता है या दीर्घ भी हो सकता है। यहाँ ह्रस्व भी हो सकता है या दीर्घ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ह्रस्व दीर्घ का कोई वर्णन किया हुआ नहीं है, इसलिए इसमें ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। इसमें भी ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, लेकिन सवर्ण यानी सवर्ण का मतलब है अ के बाद में अ ही आना चाहिए। यहाँ अ के बाद में आ ही आना चाहिए, क्योंकि अ और आ की समान संज्ञा है, यानी समान संज्ञा वाले वर्ण ही आने चाहिए। अ के बाद में आ या आ के बाद में अ आता है तो समान संज्ञक है। अ के बाद में ई अगर आ जाता है तो समान संज्ञक नहीं है, यानी अ के बाद में ई नहीं आना चाहिए। प्रथम के बाद प्रथम, द्वितीय के बाद द्वितीय, तृतीय के बाद तृतीय, चतुर्थ के बाद चतुर्थ, पंचम के बाद पंचम, इस प्रकार का क्रम होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये दोनों मिलते हैं, धन के पहले ये हो और धन के बाद में सवर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं। ये दोनों मिलकर के ई बन जाते हैं। ये दोनों मिलकर के ऊ बन जाते हैं और ये दोनों मिलकर के री बन जाते हैं और ये दोनों मिलकर के ली बन जाते हैं। ऐसी जब स्थिति बने, यानी अक के बाद में सवर्ण अक आए तो उनके बाद में दीर्घ हो जाता है और इनको हमने दीर्घ की संज्ञा दी है। यहां पर देख रहे हैं आप, आ, ई, उ, री और दीर्घ, ये दीर्घ हो जाते हैं, इनको दीर्घ की संज्ञा दी गई है। अब आपकी पहचान, दीर्घ संधि की पहचान कैसे करेंगे? तीन पहचान है। सबसे पहली पहचान, धन के जहां पर शब्द लिखा हुआ आए और इसका संधि विच्छेद करने का बोला हो और उसमें प्रश्न में यह बताया हो कि संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना। संधि विच्छेद तो करने की बात बाद में आती है, सबसे पहले हमारे को पहचान करनी होती है कि इसमें कौन सी संधि है। तो उसकी पहचान ये है कि अगर वो शब्द हो और शब्द में बीच वाले यानी बिल्कुल मध्य में, शब्द के मध्य के अंतर्गत आ, ई, उ, री या री इस प्रकार की ध्वनि आपको दिखाई देती हो या सुनाई देती हो, तो आप ये कंफर्म कर लें कि यहां पर दीर्घ संधि हो सकती है। अब देखिए, इस आ को तोड़ने के लिए अ या आ या आ, तीनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों आ भी हो सकते हैं। इधर भी आ हो सकता है, इधर भी आ हो सकता है, तो भी आ रहेगा। अ या आ मिलकर के भी आ बनेगा, आ या अ मिलकर के भी आ बनेगा। तो कहने का मतलब ये हो, इनके बाद में ये हो, ये दोनों मिलकर के ये बन जाते हो। जैसे उदाहरण के लिए मुर धन अरी, मुर धन अरी। यहां देखिए, धन के पहले र, मु, र, अ है और बाद में धन के बाद में अ और अ। यहां देखिए, यहां र तो है लेकिन र के साथ में अ की ध्वनि है, यानी अ धन 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 मिलकर के आ बनेगा। यानी या र है, र में अ है, या आ रा बन जाएगा, यानी मुर र का रा बन जाएगा, मुरारी, प्रकार से। अब देखिए दूसरा, दैत्य धन
अरि। इसका रूप हो जाएगा वेत्यारि। अधन अ मिलकर के आ बन गया। मुनि धन इंद्र। यहां देखिए धन के पहले लघु ई, धन के बाद में भी लघु ई, ये दोनों मिलकर के बन जाएगा रूप लघु ई, और लघु ई मिलकर के दीर्घ ई बनेगी, और आपका रूप बनेगा मुनीन्द्र। मुनि धन ईश। ये आपका कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने उदाहरण दिया है। मैंने आपको बताया था कि धन के पहले या वर्ण एक ही हो, सवर्ण होना चाहिए, यानी लघु ही है या दीर्घ ही आ गया, तो लघु और दीर्घ को समान संज्ञक माना है, यानी समान माना है। तो मुनि धन ईश, तो इसका भी लघु ई और दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई ही बनेगा, और मुनीश। आगे देखिए श्रीधन ईश। यहां देखिए धन के पहले दीर्घ ई और धन के बाद में भी दीर्घ ई है। यहां पर दीर्घ और लघु, या दीर्घ और लघु में से कोई हो सकता है, या दीर्घ और लघु में से भी कोई हो सकता है। तो यहां पर भी श्री और ई ये है, तो इसी कारण से दोनों मिलकर के बड़ी ही रहेगी, और रूप बढ़ेगा श्रीश। विष्णु धन उदय। यहां देखिए विष्णु लघु उ है या लघु उ है, या लघु उ है या लघु उ है, लघु और लघु मिलकर के दीर्घ उ बन जाएगा, और आपका रूप बन जाएगा विष्णुदय, या दीर्घ उ हो गया। पितृधन ऋणम। यहां पर देखिए पितृधन ऋणम का यहां पर रिकार है और बाद में भी रिकार है, रिकार है बाद में भी रिकार है, इसका रूप बन जाएगा पितृऋणम। इस प्रकार से मातृधन ऋणम, इसका भी धन के पहले रिकार है, धन के बाद में रिकार है, तो आपका रूप बन जाएगा मातृ ऋणम। लृ तोलृधन लृणम। यहां देखिए तोलरी धन लृम, यहां देखिए धन के पहले भी लिकार है, धन के बाद में भी लिकार है, तो इसका रूप बन जाएगा तोलृदम।
यहां पर देखिए ये वैदिक शब्द है, वेदों के अंतर्गत इस संधि का ज्यादातर उपयोग आता है। अब देखिए मैं आपको खास करके बताना चाहूंगा, इसके अंतर्गत मैंने पहचान बताई है, 3 प्रकार की पहचान। धन के पहले ये मिले, धन के बाद में ये मिले। ये तो कब हो, संधि विच्छेद किया हुआ आए और आपको बताया जाए कि संधि करो और संधि का नाम बताओ। अगर आपको कहीं ऐसे शब्द, इस प्रकार के शब्द मिलते हो जिसके संधि विच्छेद करने का बोला हो, तो वहां आप परेशानी में पड़ जाएंगे कि इसमें संधि का कैसे मालूम पड़ेगा, इसमें अ या आ तो दिखता नहीं है। आप चिंता ना करें। इसका अगला ट्रिक है कि अगर आपको संधि की हुई है और संधि विच्छेद करने का पूछा गया हो, तो उसमें पहचान है कि जब मूल शब्द आपको दिखाई देवे, उस शब्द के बीच में, शब्द के बीच में, जैसे उदाहरण के लिए मुरारी लिखा हुआ, यहां बीच में अगर आपको कहीं आ की, दीर्घ ई की, दीर्घ ऊ की या री की या ली की ध्वनि दिखाई देवे, जैसे उदाहरण के लिए इसमें आ दिख रहा है, इसमें भी आ दिख रहा है, इसमें दीर्घ ई दिख रही है, इसमें भी दीर्घ ई दिख रही है, इसमें भी दीर्घ ई है और इसमें भी दीर्घ ऊ है, या बीच में देखिए रिकार है, या रिकार है या लिकार है। तो यहां पर जब सब जगह है, ये पहचान है आ, ई, ऊ, री और ली, ये संधि की हुई में मिल जाए। और अगर संधि विच्छेद किया हुआ हो, धन के पहले अ, ई, ऊ, री, ली और उसके बाद में समान वर्ण आना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम उसको दीर्घ संधि के नाम से जानेंगे। ये थी आपकी दीर्घ संधि। वापस एक बार समझ लीजिए, धन के पहले अगर अ, ई, ऊ, री, ली और धन के बाद में उसी का समान वर्ण दिख जाए तो, और उसका संधि करने का बोला हो आपको कि संधि करें और संधि का नाम लिखे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि धन के पहले अक है और धन के बाद में सवर्ण है, इसलिए सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए, अक सवर्ण दीर्घ, यानी दीर्घ संधि है। दूसरी बात, यहां पर आ, ई, ऊ, री, ली अगर आपको कहीं दिखता हो तो आपको पहचान हो जानी चाहिए कि आ, ई, ऊ, री, ली इनको दीर्घ कहा जाता है, इसी कारण से दीर्घ संधि है। बहुत ही सरल संधि की हुई और संधि विच्छेद करना हो तो और भी सरल है, आपको स्पष्ट दिख जाएगा आ, ई, ऊ, री, ली यानी दीर्घ वर्ण दिख जाएंगे तो उसको दीर्घ संधि कर दो। लेकिन होना चाहिए बीच में, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर आपको 2 वर्णों का ही है, उसमें 2 वर्णों वाले के अंतर्गत प्रथम में करना है, 2 वर्णों वाले में प्रथम में देखना है कि ये जैसे श्री, ऐसा। इस प्रकार से आज के वीडियो में अच संधि के अंतर्गत सबसे पहली संधि दीर्घ संधि, जिसको आज हमने पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार मित्रों, कल और अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मित्रों वापस आपको याद दिला दूं, वीडियो पसंद आया हो जरूर शेयर करें, अन्य अपने मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये चीज कोई समझ में नहीं आती है या इस पे प्रश्न पूछने हैं, आप जरूर कमेंट करें। अभी हमारे 1000 इसमें सब्सक्राइबर नहीं हो पाए, इसी कारण जैसे ही संख्या बढ़ती है जरूर हम लाइव भी आएंगे। अभी आप कमेंट के जरिए हमारे को बता सकते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।